चिल्ड्रन, हमारा आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट लेसन है हमारा टॉपिक। हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम सबसे पहले समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस को हम डिटेल में समझ रहे हैं। फिर हम समझेंगे इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्रीज आर सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस इन डिटेल। इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन और उनकी डिटेल। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है। रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, किसी भी तरह के कच्चे माल का इस्तेमाल करके उससे इस्तेमाल लायक वस्तुएं बनाने के पूरे प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री है, क्योंकि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या माइनिंग, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी सेक्टर में इन्हीं सभी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज लेवल पर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, गुड क्वालिटी के मटेरियल को प्रोड्यूस करने के इसी प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किसी भी कंट्री की काफी बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि मान लीजिए कि अगर हमारी कंट्री में काफी अच्छी क्वांटिटी में हम अपनी जरूरत का जितना भी सामान है उसे देश के अंदर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सामान हमारे लिए सस्ता भी होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में भी होगा, उनके लिए अफोर्डेबल भी होगा, उनके स्टेटस को भी अपलिफ्ट करने का काम करता है। इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां से आता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसे हम डेवलपमेंट के लिए की बैकबोन क्यों कहते हैं। देखो, हम इसे इकोनॉमिक और कंट्री के पॉलिटिकल कंट्री के फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेटस या डेवलपमेंट का एक मेजर कंपोनेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज नहीं करती है। भाई, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में, जैसे कि पंप हो गए, ट्यूबवेल जिनको हम कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट वो हो गए, अलग अलग तरह के ट्रैक्टर, थ्रेशर, विनोवर, और भी बहुत तरह की चीजें, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है। ना सिर्फ इन्होंने एग्रीकल्चर, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, बल्कि एग्रीकल्चर पे जो हमारी ह्यूज डिपेंडेंसी थी उसको भी डिक्रीज किया। लोगों को एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मैन्युफैक्चरिंग में मिलने लगे और एग्रीकल्चर से शिफ्ट धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ होने लगे, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से टर्शरी सेक्टर भी इंप्रूव होने लगे। इसको हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बोलेंगे। एजुकेशन और ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ग्रोथ की वजह से आप देख सकते हो कि इस सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ने की वजह से, लोगों के अंदर शिक्षा का विकास होने की वजह से, लोगों का एग्रीकल्चर की बजाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिली है। ये इंडस्ट्री इसमें इसलिए इस चीज पे भी एम करती है कि हमारी कंट्री में जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, एससी एसटी कम्युनिटीज, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेक्शन, इनके बीच के डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म इसके थ्रू किया जा सके। मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करके कॉमर्स और फॉरेन एक्सचेंज को भी बढ़ावा दिया जाता है। कंट्रीज अपने रॉ मटेरियल को वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर सकती है और इससे कंट्री की वैल्यू और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारे लास्ट 2 डेकेड्स में हम देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी कंट्री की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी जो है, हमारी कंट्री की टोटल अर्निंग एक्सेप्ट फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड, तो जो भी हमारा कंट्री के विद इन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, वो 17% तक अप हुआ है पिछले पास्ट 20 सालों में। ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से। Trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum, and the desired growth rate over next decade is 12%. हमारा जो ग्रोथ रेट है हमारी जीडीपी का वो 7% पर एनम के हिसाब से, और हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को आगे इमेजिन कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी की हेल्प से हम 12% तक पहुंचेंगे। 2003 तक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 9 से 10% पर एनम के हिसाब से इंक्रीज होगी, और एप्रोप्रिएट पॉलिसीज को इन्वॉल्व करके इंडस्ट्रीज को प्रॉपर सपोर्ट देके सब्सिडी, प्रोडक्टिविटी और बहुत तरह के एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट के सपोर्ट से इंक्रीज होगी और ये बहुत बड़ा टारगेट अपना अचीव करेगी। अब हमें ये पता करना है कि इंडस्ट्रीज जो होती है उनको कहाँ कहाँ पर ज्यादा डेवलप होती है वो इंडस्ट्रीज।
ये डेवलप होती है उन जगहों पर जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है, लेबर होता है, कैपिटल अवेलेबल होता है। कैपिटल आप जानते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सब हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन किसी भी जगहों पर हैंड इन हैंड होता है जहां पर भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाती है। जिस जगह पर भी ये सारी चीजें अवेलेबल है वहां पर इंडस्ट्री सेटल होती हैं, इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हो जाती हैं, और इंडस्ट्रीज के सेटल और स्टेब्लिश हो जाने के बाद में वहां पर धीरे धीरे बाकी सुविधाओं के विकास से शहरों का भी विकास और फैलाव होना शुरू हो जाता है। विशाखापत्तनम इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जमशेदपुर उसके अंदर उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो इंडस्ट्रीज के सेटअप होने के बाद में काफी बड़े पैमाने पर एक्सपेंड हुआ और वहां पर आधारभूत सुविधाओं की काफी ज्यादा मात्राएं देखी गई। सिटीज मार्केट प्रोवाइड करती हैं, उसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, फाइनेंशियल, कंसल्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रीज के लिए। तभी शहरों में या ऐसी जगहों पर जहां पर इस तरह की फैसिलिटी बहुत है वहां पर इंडस्ट्रीज सेट होती है, उनका इंडस्ट्रियल लोकेशन एक तरह से स्टैब्लिश हो जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो साथ में आके एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्रिएट करती हैं। आप मान के चलिए कि अगर हम कंट्री में एक ही पर्टिकुलर टाइप की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? नहीं। एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज ऐसी इकोनॉमीज होती हैं जिनमें हर तरह की इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर रहकर या एक ही जगह पर डेवलप होकर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। एविएशन हो, सर्विसेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, टेक्सटाइल हो, फूड प्रोसेसिंग हो, जो भी हमारी आवश्यकताओं की बेस है, जो भी हमारी आवश्यकताओं से रिलेटेड बेसिक इंडस्ट्रीज है, अगर वो एक ही जगह पर डेवलप होने लगे और मैन्युफैक्चरिंग हर तरह से हो, ऐसी इकोनॉमीज जो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर कर रही है, ऐसी इकोनॉमीज को हम एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये जो फ्लो चार्ट है, ये आपको इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में अंदाजा दे रहे हैं, किस तरह से मनी का सर्कुलेशन होता है। इनपुट जब रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स को लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इनपुट्स को डाला जाता है, फिर उनसे प्रोड्यूस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट से, आई मीन रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट से फैक्ट्री, प्रोडक्ट को फिर ट्रांसपोर्ट से मार्केट ले जाया जाता है, मार्केट में मनी अचीव होती है और मनी से वापस ये इनपुट्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल इनपुट्स, इसको खरीदा जाता है। एक और इंडस्ट्रियल लोकेशन एक इंडस्ट्री की जहां पर रॉ मटेरियल मिले साइट के पास में, जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है साइट की कम हो, यहाँ पर फैक्ट्री को लोकेट करना आसान हो, और तो और प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ से इजी हो। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिन इंडस्ट्रीज का, वो एग्रो बेस्ड होती है। कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, सबका रॉ मटेरियल खेती से प्राप्त होता है। वहीं मिनरल बेस्ड जो है, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये जो सारी की सारी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो रॉ मटेरियल के बेसिस पर एग्रो और मिनरल बेस्ड। मेन रोल बेस और की इंडस्ट्रीज जैसे आयरन और स्टील और कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, जहां पर आगे जो मशीनरी या फिर इक्विपमेंट्स या फिर टूल्स बनाने के लिए बाकी और इंडस्ट्रीज के बेस की तरह टूल्स बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश की जाती है, जैसे आयरन बनाया जा, आयरन को प्योरीफाई कर रहे हैं, स्मेल्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो रही है, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो बेस और की इंडस्ट्रीज होती है, जो बाकी और इंडस्ट्रीज का बेस मटेरियल तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ होती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जिनको डायरेक्टली यूज किया जाता है, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, लिपस्टिक्स वगैरह, आई मीन कॉस्मेटिक्स में के अलावा टूथपेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, मशीन्स हो गई, जिनको एक कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर लेता है। बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, ज्यादा बड़े पैमाने पर जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 1 करोड़ और उससे कहीं ज्यादा का, मिनिमम 1 करोड़, तो वहां पर एम्प्लॉयज भी लार्ज नंबर में होंगे, प्रोडक्शन भी बड़ा होगा और उसका एरिया यानी मार्केट जहां पर वो प्रोडक्शन सर्व सेल होगा वो भी एनलार्ज होगा, बड़ा होगा। दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ तक होता है, तो हम कितना भी फैमिली के लोग काम कर रहे हैं, छोटा मोटा प्रोडक्शन है और मार्केट एरिया भी इनका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। हैवी इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल जैसे आयरन एंड स्टील, हम मटेरियल के वेट के बेसिस पे हैवी इंडस्ट्रीज कह सकते हैं आप इनको। दूसरी है लाइट इंडस्ट्री, जैसे मटेरियल, इलेक्ट्रिक गुड्स, इक्विपमेंट, वायर्स वगैरह, हल्के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज जो डेवलप होती है वो लाइट इंडस्ट्रीज होती है। ओनरशिप के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक्सेट्रा, सेल हो गया, वही जो सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज है, गवर्नमेंट ओन करती है जिस सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओन और ऑपरेट करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे टाटा की टिस्को है, डाबर है, एक्सेट्रा। जॉइंट सेक्टर्स इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट, स्टेट
यानी कि सरकार और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर इनको रन करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। कॉपरेटिव्स ओन और ऑपरेट की जाती है रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स और वर्कर्स दोनों के थ्रू। ये अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, अपने प्रॉफिट को पीरियोडिकली डिवाइड कर लेते हैं। शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, कोयर इंडस्ट्री केरला में। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल है, सेल्फ रिलायंट है। ये इंडस्ट्री हमारी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है। ये रॉ मटेरियल को हाई एडेड वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और फॉरेस्ट एक्सचेंज में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। भारत के पुराने समय में कॉटन टेक्सटाइल कॉटन जो था वो हाथों के द्वारा चरखे से बनाया जाता था और हैंडलूम में उनको बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता था। 18 सेंचुरी के बाद में पावर लूम्स हमारी कंट्री में आए और हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी उसको काफी ज्यादा सेटबैक कॉलोनियल टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में भी लगा, जब उन्हें हैंडमेड गुड्स को मिल मेड आइटम से उनको compete करने की जरूरत पड़ी इंग्लैंड की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी पहले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया था आपके पिछले बोर्ड एग्जाम्स में, आपके लिए कुछ इस तरह, ये तो खैर हमने लोकलाइजेशन का एक कंट्रीब्यूशन है, इसमें से सेक्शन में से क्वेश्चन आता है, फ्लो चार्ट बना के दे दिया जाता है और आपको कॉटन से टेक्सटाइल में कन्वर्जन का पूरा प्रोसेस समझाना होता है, जो आप फ्लो चार्ट को देख के आसानी से समझ सकते हैं। आगे की स्लाइड में आपको इसके बारे में बताया जाए। अब देखो इस इंडस्ट्री को बेस बनाने का महाराष्ट्र और गुजरात में रीजन क्या था? ट्रांसपोर्ट और पोर्ट फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल कॉटन की अवेलेबिलिटी, वहां के क्लाइमेट का मॉइस्ट होना और मार्केट और लेबर की अवेलेबिलिटी। इसी वजह से, सभी चीजों की वजह से हमारी जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी सक्सेसफुली मुंबई में 1854 में स्टैब्लिश हुई। ये इंडस्ट्री जो है इसका एग्रीकल्चर से क्लोज लिंक है। फार्मर्स इस इंडस्ट्री के ऊपर काफी डिपेंड करते हैं कॉटन को उगाना। उनमें प्लकर्स होते हैं, वर्कर्स फिर एंगेज होते हैं गिनिंग में, यानी कॉटन को साफ करने में, स्पिनिंग करने में, बुनने में, डाई करने में, डिजाइन करने में, पैकेज करने में, टेलरिंग करने में, सुइंग करने में। तो एक छोटी सी इंडस्ट्री में कितने अलग अलग लेवल तक कितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इस इंडस्ट्रीज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है इसके इंजीनियरिंग वर्क्स, पैकेजिंग, डाई और केमिकल्स की वजह से। इंडिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होता है टेक्सटाइल में, स्पिनिंग में, बट वीविंग जो है उसकी लो क्वालिटी की वजह से हाई क्वालिटी यार्न हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता, ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है बांग्लादेश में। चैलेंजेस क्या है? हमारी जो क्वालिटी है, लंबी समय तक तभी हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं जब हमारे पास में कॉटन की बेस्ट क्वालिटी और एडिक्वेट सप्लाई हो। इसी वजह से हम अभी तक भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली तरक्की नहीं कर पाए। पावर सप्लाई इनकंसिस्टेंटली हमें मिलनी चाहिए। मशीनरी अपग्रेडेड होनी चाहिए ताकि वीविंग के प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया जा सके। हम स्पिनिंग के प्रोसेस में मास्टर हैं, हमें वीविंग में भी मास्टरी करनी। हमारा लेबर और बाकी जो टेक्नोलॉजी और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज से कॉटन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल के यहाँ पर ये जो मार्क किए गए हैं एरिया, मैप वर्क मैंने एक सेपरेट पूरा का पूरा एक रिवीजन बनाया, हम उसमें भी कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये वो पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले साल आया था, ट्रिकी बन गया था। फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स यहाँ पहुंचे, यहाँ से फैब्रिक बना। जैसे फाइबर प्रोडक्शन से रॉ फाइबर से फाइबर प्रोडक्शन हुआ, फिर यार्न को स्पिन किया, फैब्रिक बना वीविंग और निटिंग से, फिर डाइंग और फिनिशिंग की, गारमेंट्स बने, गारमेंट को मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजा। इस तरह से आपको पूरे के पूरे इस फ्लो चार्ट को समझना होगा और इसको इस तरह से आंसर्स में कन्वर्ट करना होगा। इंडिया आप देख सकते हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं जूट। इंडिया रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और बांग्लादेश के बाद में हम बड़े जूट के सप्लायर हैं दुनिया में। जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो हमारी कंट्री के अंदर आप देख सकते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कोलकाता, उत्तर प्रदेश। कोलकाता जो है इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज वगैरह भी है एक्सपोर्ट के लिए गुड्स की। रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज का जो एक अच्छा नेटवर्क है, वो गुड्स हमारी बनी हुई जो जूट के मटेरियल है, आइटम है, उन्हें बाहर तक सेल करने में हेल्प करता है। इसका सबसे इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रमोशन का मेजर रीजन है वाटर ट्रांसपोर्ट और पोर्ट ट्रांसपोर्ट का सस्ता होना। तो हमारी जूट की जो इंडस्ट्री है उसको सबसे तगड़ा कंपटीशन है सिंथेटिक सब्सटीट्यूट से। नायलॉन वगैरह हो गए, रेयॉन वगैरह ऐसे कपड़े हो गए। नायलॉन वगैरह जैसी चीजें जो है वो क्लोथ के अलावा बाकी और आइटम्स में भी इस्तेमाल हो जाती है, जहां जहां पर जूट का इस्तेमाल होता है। नायलॉन के बैग्स बन जाते हैं, रस्सियां बन जाती है जो जूट से भी बनती है। तो ये कंपैरेटिवली नायलॉन सस्ता है सिंथेटिक फाइबर होने के नाते, ज्यादा ड्यूरेबल है। इस वजह से जूट इंडस्ट्री को इससे काफी ज्यादा कंपटीशन है। बांग्लादेश का, ब्राजील का, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड का जो जूट है भारत के कंपैरिजन में कई बेहतर है, हमारे टफ कॉम्पिटिटर्स।
इंटरनेशनल डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, ये हमारी रे ऑफ होप क्या है इंडस्ट्री के लिए? जूट पैकेजिंग की पॉलिसी, गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट, बाहर के देशों में बढ़ती हुई डिमांड हमारे लिए उम्मीद की किरण है। ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जिनकी पैकेजिंग की जा सके, तो जूट उसमें पैकेजिंग मटेरियल में नंबर 1 है। आपने अनाज वगैरह के बोरे देखे होंगे जूट के बनते हैं, पहले आते थे, आजकल तो लोग वो प्लास्टिक में करने लगे। पर जैसे जैसे हमारी सब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत है, जूट उसके लिए सबसे बेस्ट है। शुगर, भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, फर्स्ट प्लेस गुड़ और खांडसरी जो है इसको अंदर, इसका फर्स्ट प्लेस इंडिया का है प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल जो है उसमें इंडस्ट्रीज में बल्कि रॉ मटेरियल यूज होता है, और जो शुगर है उसको बनाने के लिए सुक्रोज का एक्सट्रैक्शन होता है, उसे मिल्स में ले जाया जाता है। मिल्स लोकेटेड है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड एमपी। अगेन मैं आपको एक चीज कह रही हूँ कि इस बार ये फ्लो चार्ट जो है वो हो सकता है शुगर की साइड से बनाया हो, आपको शुगर के निर्माण का पूरा फ्लो चार्ट दे दिया जाए और आपको उसको एक्सप्लेन करना हो। इंडिया शुगर के वर्ल्ड प्रोड्यूसर में सेकंड स्टैंड करता है, अभी हम कर चुके। रीजंस क्या हैं? आप देखो पिछले कई सालों में जो शिफ्ट है वो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में से शिफ्ट होके आगे भी बढ़ रही है, जैसे स्पेसिफिकली महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में शुगर मिल्स ज्यादा सेटअप है। इंडिया हाईएस्ट शुगर सुक्रोज कंटेंट तैयार कर सकता है शुगर केन से। शुगर केन से शुगर तैयार करने के लिए कूलर क्लाइमेट की जरूरत है, जो और जिसकी वजह से गन्ने काफी ज्यादा जूसी होते हैं ताकि इनको लंबे समय तक आराम से क्रश किया जा सके। कॉपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट। कॉपरेटिव सोसाइटी जो है लोगों की गुड़ वगैरह बनाने की जो फैक्ट्रीज हैं, कॉपरेटिव फैक्ट्रीज, वो काफी अच्छा काम कर रही है। ये इंडस्ट्री जो है शुगर बनाने की सीजनल है। इसके चैलेंजेस क्या है? इसका नेचर में सीजनल होना, साल के कुछ महीने वर्क करती है। ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड से प्रोडक्शन के, हमने अभी तक इसमें किसी तरह का कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं दिखाया है। ट्रांसपोर्ट जो है शुगर केन को फैक्ट्रीज तक ले जाने में डिले हो जाता है। गन्ने जूसी होते हैं, उनका जूस कंटेंट कम हो जाता है, सुक्रोज कम एक्सट्रैक्ट होता है, इससे शक्कर नहीं बन पाती है। और जो बगास जो है, रेसिड्यू जो है, उसके यूज को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। गन्ने का जो बचा हुआ बुरादा है उसे बगास कहते हैं, इसकी जरूरत होती है। उसका खली या भूसे की तरह इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, पर इसको हम प्रोसेस करके और भी कई चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि अब हम अभी तक नहीं। आयरन स्टील, इसमें से भी क्वेश्चन आया था आपका पिछले बार बोर्ड एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना। हैवी, मीडियम और लाइट इंडस्ट्रीज है, मशीनरी पे डिपेंड करता है। स्टील को इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको इंडेक्स बोलते हैं कंट्री के डेवलपमेंट का, यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि जो मटेरियल, रॉ मटेरियल है, उससे फिनिश गुड जो तैयार होती है वो भी हैवी होती है। आयरन, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन्स, ये 4:1 के प्रोपोर्शन में जरूरत होती है स्टील बनाने के लिए। 2018 में इंडिया सेकंड था वर्ल्ड में स्टील प्रोडक्शन में, और 106.5 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील का प्रोडक्शन किया था। क्रूड स्टील यानी शीट्स वगैरह, फिर इसका इस्तेमाल बाकी और चीजें बनाने में किया जाता है आगे। इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। 2018 में पर कैपिटा कंजम्पशन जो था स्टील का कंट्री का 70.9 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज इज 224.5 kg। वी आर स्टिल डूइंग क्वाइट वेल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। Most of the time, steel authorities of India is undertaking all the market, and it is occupying the market through government. So that is why we can say that iron and steel industry is very important. अब आप ये देखो, छोटा नागपुर प्लेटो में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर लो कॉस्ट आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल की प्रॉक्सिमिटी है, सस्ता लेबर अवेलेबल है, पोटेंशियल है यहाँ पर होम मार्केट क्रिएट होने का। इंडिया आने वाले समय में काफी वजहों से अपना ग्रेट पोटेंशियल स्टील बनाने के लिए शो नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन है इसकी हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, जो स्टील बनाने के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है। लोअर प्रोडक्टिविटी लेबर की, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारी कंट्री के सबसे बड़े ड्रॉबैक है कि हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री काम नहीं कर पा रही। ये वो फ्लो चार्ट है जिससे हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के स्टील प्रोसेसिंग और आयरन स्मेल्टिंग का प्रोसेस बता सकते हैं। रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन और मटेरियल, फ्लक्सिंग मटेरियल इसमें ऐड किए जाते हैं, स्लैग्स यानी कि गंदगी रिमूव की जाती है, कोकिंग कोल को बर्न किया जाता है ताकि वो ओर को, यानी कि आयरन की जो अशुद्ध रूप है उसको हीट करके आगे मॉल्टन मटेरियल को मोल्ड में डाल सके, जिसको पिग कहा जाता है, और पिग में डले हुए मटेरियल को पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन को फर्दर प्योरीफाई किया जाता है मेल्टिंग और ऑक्सीडाइजिंग से, फिर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम इसमें ऐड किए जाते हैं, और रोलिंग, प्रेसिंग और कास्टिंग और फोर्जिंग से मटेरियल को शेप दिया जाता है।
इस पेज को अच्छे से ध्यान में रख लेना। फ्लो चार्ट आया था, जरूरी नहीं है हर बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो, और कई बार रिपीट हो भी जाते हैं। फ्लो चार्ट के क्वेश्चन से ध्यान रखना है इसमें। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, दुर्गपुर, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और सलेम। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालर्जिक इंडस्ट्री के लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल है। मेटालर्जिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिन इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन मशीन्स वगैरह का भी किया जाता है। ये लाइट होता है, ये किसी भी तरह के कोरोजन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है, हीट का अच्छा कंडक्टर है, इजीली मलाइबल है और दूसरे मेटल्स के साथ में आसानी से मेल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज, कॉपर की कमी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर की तरह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल अब बढ़ गया है। ये एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स और वायर बनाने के काम में आता है। इसने स्टील, कॉपर, जिंक और लेड के सब्स्टिट्यूट की तरह काफी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्मेल्टिंग प्लांट्स है एल्यूमिनियम के। बॉक्साइट इसका रॉ मटेरियल है, स्मेल्टर्स में डालते हैं, बहुत बल्कि डार्क रेडिश कलर में होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बॉक्साइट है। इलेक्ट्रिसिटी की रेगुलर सप्लाई, रॉ मटेरियल के अश्योरेंस से प्राइम फैक्टर, हम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर बॉक्साइट को मेल्ट करके इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ये भी देख लो यहाँ पर। बॉक्साइट क्वेरी करके निकाल कर लाया जाता है, रेल या शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं। बॉक्साइट को क्रश किया जाता है, एल्यूमिनियम को डिसॉल्व करके निकाला जाता है एल्यूमिनियम रिफाइनरी में। यहाँ इसके 3 स्टेप दे रखे हैं। बल्क और शिप टू द साइट ऑफ स्मेल्टर, फिर कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी, पिच फ्रॉम कोलरी, फिर क्रायोलाइट एक मोल्टन मटेरियल जो है एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह, फिर इलेक्ट्रिसिटी 18,600 किलोवाट पर आवर 1 टन ओर की स्मेल्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, और फाइनली एल्यूमिनियम हमें एक्सट्रैक्ट होता है। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों ही है। इनऑर्गेनिक केमिकल जिसमें सल्फरिक एसिड वगैरह होता है, प्लास्टिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनसे। नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा ऐश, ये ग्लास सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम में आते हैं। प्लास्टिक सोडा। ऑर्गेनिक केमिकल जिसमें पेट्रोकेमिकल जो ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, इनका इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर, रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल के लिए किया जाता है। एक चीज याद रखना, ये चैप्टर जो है इसमें जितना समझाने का है, एक्सप्लेनेशन वो रॉ मटीरियल बैकबोन क्यों है मैन्युफैक्चरिंग, इसके पीछे अलग अलग तरह के जितने भी इंडस्ट्रीज है, एग्रो बेस्ड और केमिकल बेस्ड, इनके सारी चीजें आपको पॉइंट बाय पॉइंट लर्न करनी होगी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आता है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस से आता है। कोल और आयरन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, इनमें से ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक केमिकल, ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स ये सारे जो हैं, ये सभी के सभी ऑब्टेन किए जाते हैं सो दैट द अदर केमिकल इंडस्ट्रीज कैन टेक देम एज अ रॉ मटेरियल एंड कैन वर्क विद देम। केमिकल इंडस्ट्री अपना खुद का बहुत लार्ज कंज्यूमर है। जो केमिकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं मिनरल्स के थ्रू, उनको कंज्यूम करके फाइनल प्रोडक्शन किया जाता है। बेसिक केमिकल्स जो है वो उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको प्रोसेस करता है ताकि उनसे दूसरे तरीके के रिफाइंड केमिकल्स बनाए जा सके। इस इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट तीनों का कनेक्शन होता है। फर्टिलाइजर्स, ये नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, यूरिया, फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट वगैरह, इनका इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, इनका डिमांड बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश का कॉम्बिनेशन होता है, इनको भी प्रोड्यूस किया जाता है। पोटाश इंडिया से इंपोर्ट किया जाता, इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, एज इंडिया डज नॉट हैव एनी रिजर्व फॉर कमर्शियली अवेलेबल पोटाश और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में इंडस्ट्री एक्सपेंड हुई। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला में फर्टिलाइजर्स का आधा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आंध्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी काफी प्रोड्यूसर्स हैं। अब देखो चिल्ड्रन, हमारे यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है, एल्यूमिनियम आ रहा है कि नहीं, सीमेंट आ रहा है कि नहीं, कॉटन आ रहा है कि नहीं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हमने सारा का सारा जितना भी सेक्शन है, हम इसको पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एक्सक्लूड भी करते हैं, कई बार ये कंफ्यूजन भी रहता है, तो इसलिए इस चैप्टर को पूरा इंक्लूड किया है, हर चीज एक्सक्लूड नहीं करी। सीमेंट इंडस्ट्री, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट, सीमेंट तो हर तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रॉ मटेरियल लगते हैं लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। हैवी इंडस्ट्री है ये। इसके मेजर जो प्लांट्स हैं गुजरात में अवेलेबल हैं, गल्फ कंट्रीज में यहाँ का मार्केट होने की वजह से गुजरात से इजी एक्सेस है वहाँ पे। सीमेंट प्लांट पहला हमारी कंट्री में चेन्नई में लगा, 1 मार्क के लिए याद रखना, 1904 में।
और धीरे धीरे सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपेंड होने लगी। हमारी क्वालिटी ऑफ सीमेंट के इम्प्रूवमेंट की वजह से ईस्ट इंडिया, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में मार्केट है। सीमेंट इंडस्ट्री काफी वेल कर रही है, एक्सपोर्ट के लिए सीमेंट काफी देशों में एक्सपोर्ट होता है और डोमेस्टिक डिमांड्स भी इसकी काफी ज्यादा है, इसलिए इंडस्ट्री सस्टेन कर रही है। ऑटोमोबाइल, क्विक व्हीकल, ट्रांसपोर्ट फॉर पैसेंजर्स, ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ये इंडिया में अलग अलग जगहों पे प्रोड्यूस होते हैं। जब से हमने लिबरलाइजेशन 1990 के बाद में हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल किया है, तब से इंडिया में कई तरह की बाहर की कंपनीज आके यहाँ पर उन्होंने अपनी प्लांट लगाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को। पिछले 10-15 सालों में काफी बूम मिला है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया के अंडर। इंडस्ट्री जो है ऑटोमोबाइल गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु में। इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, टेलीविजन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, अदर इक्विपमेंट्स, आप तो देख ही रहे हो हमारे पास आजकल कितने तरह के इक्विपमेंट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बैंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया की तरह इमर्ज है, इसको मार्क करने के लिए इस तरह से भी आ सकता है, तो याद रखना। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। मेजर इंडस्ट्रीज बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद और पुणे में है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काफी बड़ा सेंटर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारी आईटी इंडस्ट्री का सक्सेसफुल और की पार्ट है। तो ये जो पूरी की पूरी चैप्टर है, ये आपने देखा होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज याद रखना, क्वेश्चंस कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं, डिफिकल्ट भी। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉटन, आयरन, स्टील और शुगर का जो प्रोसेस है बनने का, मैंने बोला इस बार शायद हो सकता है शुगर के प्रोसेस का कहने का मतलब है कि फ्लो चार्ट शुगर का बनने के प्रोसेस का दिया जा सकता है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना हो। तो चिल्ड्रन, इस सभी में मैप वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सेपरेट पार्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में मैप वर्क के साथ।